नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, हमने जो 24 तारीख को पोल पारी के जो पेपर हुए थे वो सभी पेपरों का सॉल्यूशन कर दिया है। आप हमारे चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी हम सामाजिक अध्ययन का जो मॉर्निंग शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर के आपके लिए आए हैं। तो हम ये जो 150 क्वेश्चन होंगे, 90 से 150 क्वेश्चन का इनका सॉल्यूशन करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 60% का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपके लिए इस प्रकार की काम की जानकारी लेकर के आते हैं और हम जो सेकंड ग्रेड हैं उसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो लेकर के आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और आपको भी उस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। और यदि आपने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप हैं उसका नाम है हरी एग्ज़ाम पॉइंट है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आइए हम देखते हैं 91 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद क दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसमें देश की रक्षा भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे ये भी है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करों का भुगतान करे, ये इसमें नहीं है। तो दोस्तों, समय की बचत हो और आपको अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी आंसर मिले, इसके लिए हम आपको दोस्तों डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो हम देखते हैं 92 प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 91 संविधान संशोधन द्वारा। आगे हम बात करते हैं स्वीप का संबंध है। तो दोस्तों, स्वीप का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। क्या है दोस्तों, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। आगे हम बात करते हैं 94 की। तो 94 प्रश्न है, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का हिस्सा है। आगे हम बात करें 95 पर, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया। तो मूल संरचना का सिद्धांत की बात हो रही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था। आगे हम बात करते हैं 96 की। तो 96 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो बिल्कुल ये राइट है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, तो बिल्कुल ये गलत है क्योंकि ये बाह्य ग्रह है। और बुध शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, तो बिल्कुल राइट है। तो इसमें आपको असत्य पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है। तो ये एक तरह से बाह्य ग्रह है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है, देशांतर में जो टाइम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के क्या बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। जैसे कि ये इसको मान लीजिए आप 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए और आपका ये पूर्व दिशा है, इसकी ओर 15 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय भी बढ़ता चला जाता है। और जो 4 डिग्री है, 1 डिग्री है, उसमें 4 मिनट का अंतर आता है। तो 15 को 4 से गुणा कर लेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 60, अर्थात 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। तो यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 11 बज जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 11। तो ये प्रातः के 11 आंसर सही हो जाएगा आपका। आगे हम बात करते हैं भूपटपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उद्गम केंद्र हो जाएगा। 99 की बात करें, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। तो भूकंप और ज्वालामुखी किस कारण से घटित होते हैं। तो ये कौन से बलों से घटित होते हैं। तो भूकंप और जो ज्वालामुखी है ये अंतर्जनित बलों से घटित होते हैं। 100% की बात करें तो अंगुलाश धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, हमने ये 100 क्वेश्चन किए,
इसलिए आपको मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें उपलब्ध करा सके और आप भी उससे लाभान्वित हो सके। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि ज़्यादा ही दिल की गहराइयों से अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों तक भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम है इत्यादि पे, फेसबुक वगैरह पे इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं 101 प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसके पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 102 पर। तो इनकी थ्योरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यह सूत पिटक का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, तो बिल्कुल भिक्खुनियों द्वारा इसका सही आंसर है। और यह विनय पिटक का हिस्सा है, तो दोस्तों यह गलत बात है, यहाँ पे विनय पिटक का हिस्सा ये नहीं है थ्योरी गाथा। और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 यानी कि बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 103 प्रश्न की बात करें तो 103 प्रश्न देर का है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लिच्छवी। और जो मतलब महात्मा बुद्ध व शाक्य वंश से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर के बारे में पूछा है, लिच्छवी आंसर इसका सही है। आगे हम बात करते हैं 104 प्रश्न की। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? दोस्तों मगध प्रथम होने का क्या कारण था? तो क्योंकि वहाँ पे एक तो खेती की उपज अच्छा होना थी बात, और एक लोहे की खदानें भी वहाँ पर थी, और जंगली हाथी वहाँ पर उपलब्ध थे, इसलिए वहाँ क्या है एक मतलब खेती की जा सकती थी। पहले हाथियों के द्वारा खेती की जाती थी, युद्ध लड़ने के लिए भी हाथियों की आवश्यकता होती थी, और भारी भारी काम करने के लिए भी हाथियों की आवश्यकता होती थी, इसलिए ये क्या है, ये जो तीनों दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों को तीनों राइट है। आगे हम बात करते हैं 105 पर। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये है गुजरात। 106 प्रश्न की बात करें तो बेरी गाजा। तो बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो बेरी गाजा किसका नाम था दोस्तों? तो ये गुजरात में पड़ता है, भरूच। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर। और आगे बात करते हैं हम 107 प्रश्न की। तो 107 प्रश्न देर का है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है और उसमें वेलन वगाई का संबंध है। तो वेलन वगाई का संबंध किससे है दोस्तों? तो दोस्तों वेलन वगाई का संबंध हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। कौन दोस्तों? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 उपसमितियाँ थी इसमें। यदि आपने एनसीईआरटी की बुकें पढ़ी हैं तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और दोस्तों आपसे हम एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसे कि रीट मेंस की तैयारी करेंगे, सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, तो आपको अच्छा स्कोर करना है, तो दोस्तों अभी से आपको एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी है। और यदि इनके आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी की जो बुक को पढ़ेगा वही आगे पार हो जाएगा, बिल्कुल वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको पास में एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और उसका अध्ययन आप जरूर करें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं 109 पर। तो 109% देर का है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? दोस्तों ये लगभग सभी शिफ्टों में आया है, अग्रहार कहा जाता है ये। तो ये इसका सही आंसर है अग्रहार। जो मतलब 24 तारीख को जो 4th पारी का पेपर हुआ था उसको भी, उसमें भी ये क्या है अग्रहार क्वेश्चन आया था, जो ब्राह्मणों को दान दी जाती हैं उसको कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों जो ये डी ऑप्शन देर का है ऐहोल, ये चालुक्यों की राजधानी थी। आगे हम बात करते हैं 111 प्रश्न की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सुल्तान की यहाँ पे बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे सुल्तान हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आया था
अजमेर में आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। और 112 पे हैं पोलज, परती और चाचर एवं बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आ जाएगा मुगल काल में इस प्रकार के क्या है भूमि के प्रकार बांटे जाते थे। 113 की बात करें तो अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो अकबर की जो सुलेख हैं उसकी पसंदीदा शैली थी दोस्तों नस्तलिख। ये आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किससे ने बनाया था? तो दोस्तों ये जो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है और दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में ये चित्र भी बनाया हुआ है और उस चित्रकार का नाम भी उस चित्र के नीचे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थॉमस जॉन्स बार्कर। ये आंसर सही है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी चाहिए और हम भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे हमसे जो हो सकेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को आप यहाँ पे इस प्रकार का बेल आइकन का बटन बना होगा उसको प्रेस कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक सूचना मिले और आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं 115 प्रश्न की। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये गुलामगिरी नामक पुस्तक है जो ज्योतिबा फूले थे, इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। तो इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फूले ने और इन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे काम किए थे दोस्तों। आगे हम बात करें 116 पर तो परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों परिवार कल्याण की बात हो रही है तो यहाँ पे तो 11वीं अनुसूची में इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे है? तो बहुत इजी प्रश्न था ये, साधारण से साधारण जो स्टूडेंट है वो भी कर सकता है। तो संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। जो संशोधन करने की शक्ति होती है दोस्तों संविधान में वो संसद में होती है। आगे हम बात करते हैं 118 नंबर पर दिया हुआ है भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस की बात हो रही है दोस्तों तो यहाँ पे 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 120 पर है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये जो प्रश्न देर का है, ये जो पिछली वाली जो 2020 की जो रीट हुई थी उसका पेपर जो कैंसिल हो चुका है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को है वो कब लागू किया गया था? तो ये 2020 में भी पूछा गया है और ये अभी 2022 में भी पूछा गया है। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी की बुकों के साथ साथ में जो जितने भी आरपीएससी के और जितने भी रीट के जितने भी फर्स्ट ग्रेड वगैरह के जो आपके लाइक पेपर हैं उनको सोल्व करना चाहिए। डायरेक्ट आपको नए जो मॉडल पेपर हैं उनमें नहीं उलझना चाहिए क्योंकि उनमें क्या है पिक तो विश्वसनीयता नहीं होती। इसलिए आपको जो चीज़ें विश्वसनीय हैं बोर्ड ने आंसर माने हैं पिछले पेपर सोल्व करना चाहिए आपको। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जो पॉस्को नियम लागू हुआ था लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ये 2012 में लागू हुआ था। आगे हम बात करते हैं 121 आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत इजी प्रश्न था। जो भी बच्चा राजस्थान की जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है वो आराम से बता सकता है। ये बेणेश्वर का मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और ये जो बेणेश्वर है वो माही सोम और जाखम जो नदियां हैं उनके संगम पर बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं 122 पर थमड़ियों, थेल्डियो और आर्ट और टुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? कौन कौन से पूछे दोस्तों? एक तो थमड़ियों है, एक थेल्डियो है, एक आर्ट है, एक टुस्सी है। तो ये जो सारे के सारे आभूषण हैं ये कहाँ पे पहने जाते हैं दोस्तों? ये कंठ में या गले में धारण किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 123 पर 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछ लिया आपका है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो दोस्तों ये करवाई गई थी सवाई राम सिंह के द्वारा जो जयपुर के कछवा वंश से संबंधित थे। सवाई राम सिंह के द्वारा ये स्थापना करवाई गई थी। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट क्राफ्ट की स्थापना की गई थी।
दोस्तों 124वां प्रश्न है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति के जो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसको आंसर हो जाएगा सी। आगे हम बात करते हैं 125 की। तो 125वां प्रश्न देर का है, निम्न में से किस उद्देश्य की समप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र पे अंकित अशुद्धि को सही कर सकता है? तो दोस्तों ये शिक्षण विधि है, सामाजिक शिक्षण विधि है, वहाँ से शिक्षण मेथड से प्रश्न पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध का विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बोर्ड भी इसको आंसर मानेगा, बौद्ध का विकास। बच्चे में बौद्ध का विकास होगा तभी वह क्या है, उसकी जो समप्राप्ति है उसमें क्या है, मानचित्रों अशुद्धियों को उसमें बोध होगा तभी तो अशुद्धियों को सही करेगा वह। तो बौद्ध का विकास यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 126 प्रश्न की। तो 126 हमारा प्रश्न है, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ये टीपी नंद के द्वारा कहा गया था। डी नंबर ऑप्शन, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बिल्कुल टीपी नंद ने ये कहा था। और 127 की बात करें तो मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिसन मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो बी नंबर आपका बिल्कुल मॉरिसन मॉडल्स करेक्ट आंसर है। 128 की बात करते हैं। तो 128 में यहाँ पे हैं, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिग्रहण, इसका सही आंसर है। यहाँ पे ज्ञान भी होता है, विश्लेषण भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, लेकिन अधिग्रहण इससे ब्लूम से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 129 प्रश्न की। अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TLCI यानी कि इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन, बिल्कुल सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 130 पर। तो 130 पर हमारा है प्रश्न, ये भी शिक्षण मेथड के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं इस बार दोस्तों। यदि आपने नॉर्मल तैयारी भी शिक्षण विधियों की होती तो आपके आंसर बिल्कुल राइट निकलते। तो मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन। मूल्य निर्धारण बराबर मापन प्लस मूल्यांकन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में ही जो बेल आइकन का बटन है उसे आप प्रेस कर ले। और ये यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी शेयर करें। और दोस्तों ये जो जूही पेपर ख़त्म होगा तो उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए। तो दोस्तों चलते हैं हम 131 प्रश्न पर। तो 131वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें परिस्थिति उत्पन्न करना भी होता है, प्रायोजना का चुनाव होता है और प्रायोजना का मूल्यांकन भी होता है, लेकिन इसमें सूचना का विश्लेषण ऐसा कोई मैटर नहीं होता। तो यहाँ पे प्रायोजना विधि का भाग नहीं है दोस्तों, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 132 प्रश्न की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो कौन से में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी आंसर आपका करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं 133 की। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जो साधन है वो ग्राफ के द्वारा बच्चों को हम तुलनात्मक चीज़ें बता सकते हैं। जो भी चीज़ें ऊपर नीचे हैं तो उसको ग्राफ के जो दंड आलेख होते हैं उनको छोटा बड़ा करके इनको तुलनात्मक तरीके से अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफ। आगे हम बात करते हैं प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है।
तो दोस्तों इसमें क्या है, हम भ्रमण कर किसी भी स्थान का भ्रमण करने जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ से भी हम क्या है, कला और संस्कृति की जानकारी प्राप्त हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी सभ्यता स्थल पर चले गए या किसी हम दुर्ग या किले में चले गए भ्रमण के लिए, तो वहाँ से भी हम संस्कृति और लोक जीवन की ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो किसी संग्रहालय है वहाँ पे जाकर के भी इस चीज़ को, और हम अवलोकन के द्वारा भी हम क्या है, इन चीज़ों को, संस्कृति और कला लोक जीवन को हम समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा डी। 135वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल नए युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों खादर, क्योंकि जो पुराना वाला आता है वो भांगर होता है, और जो वहाँ जो ऊपर वाली जो भूमि होती है, जो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, उसको तो क्या कहा जाता है? भाबर, और उसके बाद भी जो नदियाँ वापस से निकलती हैं उसको तराई कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, नया युवा निक्षेप पूछा है। यानी कि मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको खादर कहा जाता है। बिल्कुल आंसर आपका राइट हो जाएगा बी। 136 की बात करते हैं दोस्तों। तो 136वां प्रश्न है, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो ज़्यादातर ये लगभग हमारी भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर दक्षिण में लगभग पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर। आगे हम बात करते हैं 137 की। तो कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है जूट को, जो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती हैं। आगे हम बात करते हैं 38वें प्रश्न की। तो 38वां प्रश्न आपको दे रखा है, धात्विक खनिज युग्म है। तो धात्विक खनिज का जो युग्म है दोस्तों, इन निम्न युग्मों में से जो दे रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज और तांबा। मैग्नीज और तांबा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 139 प्रश्न की। तो विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली केसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालयन यव। यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो आपको यहाँ पे प्रश्न वहाँ से केवल कॉपी किया है और इसमें पेस्ट किया है दोस्तों। तो मैं कहता हूँ बार बार कि आपको एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी चाहिए और पुराने पेपर को भी सोल्व करना चाहिए दोस्तों। और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अपने आप नंबरों में ग्रोथ होने लग जाएगी। और दोस्तों हम भी आपकी थोड़ी बहुत मदद करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और आपको दिल से अच्छा लगे तो इसको शेयर कर ले। हम बात करते हैं 140 प्रश्न की। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो पालर पानी है, पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे पालर पानी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा वर्षा जल अर्थात रेन वाटर की बात हो जाएगी यहाँ पे। तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो भड़ला है जोधपुर में, ये राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पे स्थापित है। तो इसका करेक्ट आंसर जोधपुर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 142 की। तो 142 में एक कोट दे रखा है, आपको इसमें से मिलान करने हैं। तो दोस्तों ऊँट महोत्सव कहाँ पे होता है? तो ऊँट महोत्सव आपका हो जाएगा बीकानेर में। और मेवाड़ महोत्सव की बात करें तो ये हो जाएगा उदयपुर में। और पतंग महोत्सव की बात करें तो पतंग महोत्सव हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? जयपुर में। और आगे हम बात करते हैं ये पतंग महोत्सव, सॉरी एक मिनट रुकेगा, ऊँट महोत्सव। तो ऊँट महोत्सव यहाँ पे बीकानेर में हो जाएगा दोस्तों। और जो पतंग महोत्सव हैं ये जयपुर में हो जाएगा। और मेवाड़ महोत्सव हैं ये हो जाएगा उदयपुर में। और ये जो मरु महोत्सव हैं ये मरु महोत्सव जैसलमेर में हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। एक पे बी और जो दो पे हैं जो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे डी और सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं 143 प्रश्न की। तो 143 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बिल्कुल आपको असत्य कथन छांटना है। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़ में है, बिल्कुल राइट आंसर है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, तो बिल्कुल ये भी राइट आंसर है। और अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा ये गलत दे रखा है। राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा नहीं है दोस्तों, राजस्थान का कल्पवृक्ष तो है केजड़ी।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गलत दे रखा है, रोहिड़ा यहाँ पे केजड़ी होना चाहिए था। आगे हम बात करते हैं 144 की। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे नदियों का सुमेल दे रखा है। तो लूनी की सहायक नदी जोजड़ी है, बिल्कुल सही है। और बनास की मैनाल है, ये भी सही है। और चंबल की पार्वती सहायक नदी है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों माही की सहायक नदी बाणगंगा नहीं है दोस्तों। बाणगंगा तो क्या है, जयपुर से निकलती है, और माही तो बिल्कुल दक्षिण में है, तो इनका तो मिलान ही नहीं हो रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी आंसर आपका राइट है। आगे हम बात करते हैं 145 प्रश्न की। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों यदि आपने जो राजस्थान में एनसीईआरटी की जो बुक चलती है 10th क्लास में, राजस्थान की कला और संस्कृति, उसमें क्या है, पहला ही चैप्टर देर का है राजवंश, राजस्थान के राजवंश देर का है। तो यदि आपने वह पढ़ा है तो आपको इसको करेक्ट कर सकते थे। उसमें देर कहा था अरण्यराज। और इसीलिए तो कहता हूँ कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और हम भी कुछ हेल्प कर देंगे तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं 146 की बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका जेडी हॉल हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो मेजर बटन था ये कोटा का था, मेघ मौसम जोधपुर का था, और ईडन की बात करें तो ये जयपुर का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया अपने सिरोही का, केवल सिरोही का है, तो बिल्कुल ये आंसर जेडी हॉल यहाँ पे राइट आंसर है। अब बात बताते हैं हम 147 की बात करें तो मोतीलाल तेजावत किस गांव से संबंधित है? तो मोतीलाल तेजावत की बात करें तो दोस्तों कोलियारी गांव से संबंधित हैं, और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, और इन्होंने बिलों को संगठित किया था, और दोस्तों ये जेल में भी रहे थे दोस्तों। ये इसका सही आंसर बिल्कुल कोलियारी गाँव में इनका जन्म हुआ था। पहले गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, लेकिन उसको पद को त्याग करके ये क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन में जुट गए। तो इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया, बिलों को संगठित किया। तो इस प्रकार से इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा जो मेवाड़ रियासत है उसमें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 148 प्रश्न की, और हम अंतिम यात्रा की ओर बढ़ते हुए 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा, ये सभी रचना है जो हमारे कहाँ के, चूरू के जो निवासी थे कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ के। तो दोस्तों वहाँ से उनकी रचनाएं लीलतास भी, निग्रंथ भी, धरती दोहरारी इनकी बहुत अच्छी कविता है। धरती दोहरारी या तो सुर गाने शर्मावे, ये मैं देव रमण ने आवे, धरती दोहरारी, कितना सुंदर गीत लिखा है दोस्तों। राजस्थान की जो मरुधरा है उसका बहुत ही स्वर्णिम बखान किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, ये जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार जो कन्हैयालाल सेठिया जी को मिला था, ये हो जाएगा शबद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शबद। आगे हम बात करते हैं 149 की। तो 149 की बात करें तो हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से था? तो दोस्तों जो हम राजस्थान के जो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, तो राजस्थान का जो वल्लभ भाई पटेल कौन है, वल्लभ भाई पटेल जो सिरोही के निवासी थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों हाल फिलहाल। तो वो सिरोही इसका सही आंसर है। हातल गाँव निवासी, उन्होंने एकीकरण में बहुत योगदान दिया था। तो अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिरोही। लास्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 150। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो दोस्तों बिल्कुल ही अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक मात्र दुर्ग था जो अजमेर में था, तारागढ़, जो गढ़बिरली पहाड़ी पर स्थित है। और हमने ये लगभग एसएसटी के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आपके कितने राइट हुए, और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा कि आपके कितने राइट हुए। और दोस्तों आपने 24 तारीख के जो लास्ट पारी के जो 4th शिफ्ट के जो पेपर हुए थे, वो सभी के सभी पेपर हमारे इस चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। यदि चाहिए तो आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो दोस्तों ये जो सामाजिक का पेपर था हमने सोल्व कर दिया है। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको दिल से अच्छा लगे तो आप इसको अपने मित्रों तक भी अधिक से अधिक टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।